आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स पूरी किताब के हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, जो 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी में से आपके फंस जाएंगे जितने भी आते हैं। न्यूमेरिकल छोड़कर, न्यूमेरिकल नहीं लिए हमने। ठीक है, न्यूमेरिकल भी पूरी किताब की नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगी पूरी वीडियो, बहुत उसी में से सब न्यूमेरिकल फंस जाएंगे। ठीक है, इन 20 क्वेश्चन को हम कहते हैं छोड़ना नहीं, इनको 100% तैयार करना। हमने छाँट कर पूरी किताब से 20 छाँटे हैं क्वेश्चन, जो 100% आएंगे। यहाँ पर 99% इसी में से फंसेंगे। ठीक है, 100% भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको आपको तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या होती है हमारे पास विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में, क्योंकि हम विद्युत द्विध्रुव की पढ़ने इसलिए लिखा है विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पर फिर विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की, यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की बोला गया है। विद्युत द्विध्रुव किसी ऊर्जा, तो किसी लिखने कोई विद्युत द्विध्रुव होगा यहाँ पर, तो किसी विद्युत द्विध्रुव की इसी ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। ठीक है, उस कार्य के बराबर होती है जो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य करना पड़ता है। जो विद्युत द्विध्रुव की ऊर्जा उस कार्य जो कार्य होता है उसके बराबर होती है जो अनंत से, जो विद्युत द्विध्रुव होगा उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, जो अनंत से द्विध्रुव होगा उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे जो कार्य करना पड़ता है। ठीक है, उसी को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, यू थीटा, मतलब क्या है यहाँ पर कार्य बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को स्थितिज ऊर्जा ठीक है उस कार्य के बराबर होता है। ठीक है, मान लीजिए कार्य के बराबर होता है, इसी जो कार्य भी कह जाते हैं, इसी ऊर्जा किसी में कार्य में संचित हो जाएगा। यहाँ पर कार्य के बराबर होता है, बराबर होती है या होता है। ठीक है, जो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य करना पड़ता है। यू थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस के पी साइन थीटा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, इसको तैयार कर लेना, इस पर न्यूमेरिकल आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आपको डब्ल्यू बराबर पी साइन थीटा लगाना है तब ये काम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यू थीटा बराबर आप लगाना है यहाँ पर, यू थीटा यानी कि थीटा कोण में घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, यू थीटा बराबर क्या होता है, माइनस के पी साइन थीटा, यहाँ पर लिख लीजिए। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ है नहीं इसमें, क्या विद्युत द्विध्रुव में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य करना पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 2024 के लिए परिभाषा। ठीक है, एक दो नई परिभाषा जरूर पूछी जाती है, इसलिए हमने लिया है। यहाँ पर आई नहीं लेकिन आ सकती है इस बार। ठीक है, जरूरी थोड़ी भाई हर साल आए। ठीक है, जब आवेश का वितरण एक रेखा या सीधी अथवा वक्र हो के अनुदिश होता है तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या होता है, जब आवेश का वितरण एक रेखा है, सीधी हो सकती है अथवा वक्र के अनुदिश होता है, जो हमारे पास आवेश का वितरण होगा यहाँ पर सीधी या वक्र होता है, तो प्रति एकांक लंबाई पर, जो प्रति मतलब एक लंबाई, प्रति एकांक जो प्रति होगा यहाँ पर, प्रति मतलब बटे से बोल सकते हैं, यहाँ पर बटे यानी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब आवेश का वितरण आवेश है यहाँ पर, जब आवेश का वितरण एक सीधी या वक्र रेखा में होता है, यहाँ पर या अनुदिश होता लिख सकते हैं, होता है, तो प्रति बटे का मतलब क्या होता है, प्रति लगा देते हैं। बटे में लिखा हो तो प्रति लिख देते हैं यहाँ पर, तो प्रति एकांक मतलब इसके आगे एक होगा, एक है यहाँ पर एकांक लंबाई। ये क्या है, लंबाई पर आवेश की जो मात्रा होगी यहाँ पर उसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम। इसका मतलब आप मीटर भी ले सकते, कूलाम प्रति मीटर भी होगा, यहाँ पर सेंटीमीटर भी ले सकते, कूलाम प्रति सेंटीमीटर भी होगा, जिसमें आपको मतलब कि दिया है मान उसमें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आप कुछ भी लिख देंगे तब मात्र क्या सेंटीमीटर में लिख देना, चाहे मीटर में, तब भी चल जाएगा आपका। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अब देखें तीसरी परिभाषा, देखिए यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। ठीक है, परिभाषा दीजिए तथा इसका आंकिक मान जूल में व्यक्त कीजिए। देखिए क्या होता है, 1 वोल्ट वह ऊर्जा है, वह एनर्जी है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह एनर्जी है। ठीक है, जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर, जो कोई इलेक्ट्रॉन होगा 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा जो त्वरित होगा यहाँ पर, ठीक है, त्वरित होने पर अर्जित करता है। ठीक है, उसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हम ऊर्जा कहते हैं यहाँ पर। ठीक, क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है हमारे पास, 1.6 × 10⁻⁻⁰ जूल होता है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है हमारे पास, 1.6 × 10⁻⁻13 जूल होता है। लिख लीजिए यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, सब दो लाइन की परिभाषा सिंपल लिखनी है, यहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है, अब चौथी देखेंगे क्वेश्चन हम। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, संधारित्र से क्या तात्पर्य है। क्या होता है, देखिए संधारित्र हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाली होगी। समांतर प्लेट संधारित्र जब उसके बीच प्लेटों के बीच कोई परावैतम पदार्थ रखा हो, उस वहाँ पर धारिता निकाली होगी, वही यहाँ पर संधारित्र लगाते हैं, वही समझ लिया परिभाषा है। देखिए संधारित्र किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है, ठीक है, जो कि एक दूसरे के समीप जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो, ठीक है, तथा जिसकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो। आपने इस टाइप से पढ़ा हुआ यहाँ पर संधारित्र।
क्या पढ़ा होगा, किस टाइप से पढ़ा होगा यहाँ पर बताते हैं। इस टाइप से संधारित्र आपने लगाए होंगे यहाँ पर, वो समझते पर संधारित्र धारिता निकालते हैं यहाँ पर, निकालते हैं यहाँ पर एक पर क्या लेते हैं यहाँ पर आपने जुड़ा हुआ इसको प्लेट से किससे जोड़ देते हैं यहाँ पर, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, देखिए संधारित्र किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालक का युग्म है, जो युग्म होते हैं जोड़े होते हैं, जो कि एक दूसरे के समीप ठीक है समीप हों, जिन पर मतलब बराबर भी मान लीजिए, इस पर प्लस का होगा यहाँ पर, इस पर प्लस होगा, इसके नेगेटिव हो, कुछ भी मान सकते हैं कहीं यहाँ पर। ठीक है, आप पर डिपेंड करती है यहाँ पर। ठीक है, हम समांतर पेड़ संधारित्र की धारिता निकालते थे, प्लस का ले लेते थे यहाँ पर। ठीक है, और इधर क्या ले लेते थे, नेगेटिव ले लेते थे यहाँ पर। यही लिखा हुआ युग्म जो कि एक दूसरे के समीप हो, जिनके बराबर में विपरीत आवेश हो, लेकिन बराबर तो आवेश है लेकिन विपरीत यहाँ पर प्लस ए माने से यहाँ पर। ठीक है, आवेश बराबर विपरीत आवेश हो तथा जिसकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी, जिसकी एक प्लेट यहाँ पर पृथ्वी से जोड़ देते हैं, वही संधारित्र यहाँ पर। कोई अपने पास नहीं, उसी से परिभाषा बन जाती है, इनको समझना होगा यहाँ पर, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पेपर में। ठीक, कोई अलग से नहीं आती, जो सब आपने पढ़ा होता है बस लिखना होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन लिख देना यहाँ पर। ठीक, वही है यहाँ पर सब क्या है यहाँ पर। देखिए संधारित्र किसी भी प्रकार की दो ऐसे चालकों का युग्म है, जो कि एक दूसरे के समीप हो, जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो तथा जिसकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो। बस इतनी आपको परिभाषा लेनी है, कोई अलग से नहीं लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, बड़ा सिंपल भाषा में लिखी हुई है। फिर देखिए पांचवें यहाँ पर ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है, ध्यान रखना है। देखिए ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए, आपने वो ताप गुणांक का आपने फार्मूला, अपने अगर फार्मूला याद है तो परिभाषा बना सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, इसका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, या परिभाषा आ जाए न्यूमेरिकल आ जाए, 100% आएगा। ठीक है, पिछले साल भी आया था, परिभाषा पिछले साल आई थी, अब की न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, RT माइनस का R0। ठीक है, डिवाइड बाई क्या होता है फार्मूला हमारे पास, RT माइनस का R0 मल्टीप्लाई T होता है। क्या होता है, R0 मल्टीप्लाई क्या होता है यहाँ पर, T होता है यहाँ पर। ठीक है, ये तो फार्मूला होता है R0 मल्टीप्लाई T प्रति सेंटीग्रेड। मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक भी 2023 में मात्रक भी पूछा गया, मात्रक ध्यान रखना क्या होता है, प्रति सेंटीग्रेड होता है, मात्रक जरूर ध्यान रखना। ठीक है, 1 नंबर का मात्रक पूछा गया था, 1 नंबर की परिभाषा 2 नंबर की पूछी गई थी। तो ये बराबर के RT माइनस के R0 डिवाइड बाई क्या होता है, R0 मल्टीप्लाई क्या होता है, T होता है। अब देखिए यहाँ पर R0 का मान लीजिए हम 1 ले लेंगे यहाँ पर, R0 का मान क्या ले लेंगे, 1 ओम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और T का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, 1 सेंटीग्रेड ले लेंगे यहाँ पर टेम्परेचर। ठीक है, 1 सेंटीग्रेड ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे ये अल्फा बराबर, तो RT माइनस का R0 बचेगा, इसके नीचे 1 बचेगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो क्या बचा हमारे पास, RT माइनस के R0 बचा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्या होती है हमारे पास, प्रतिरोध में वृद्धि। एक होता क्या हमारे पास, प्रतिरोध में वृद्धि होती है, लिख लेना, परिभाषा कोई रटने नहीं देंगे आपको। प्रतिरोध में वृद्धि होती है, क्या होती है, प्रतिरोध में वृद्धि। ठीक है, क्या होता है, अल्फा क्या होता है, प्रतिरोध में वृद्धि है। अल्फा क्या होता है हमारे पास, ताप गुणांक होते हैं। तो इसकी किस टाइप से परिभाषा बनाएंगे, देखिए इसकी हम किस टाइप से परिभाषा बनाएंगे, यानी यदि किसी तार का 0 सेंटीग्रेड पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, 0 सेंटीग्रेड ताप, तो इन प्रतिरोध का मतलब यदि किसी तार का 0 सेंटीग्रेड पर लिखेंगे यहाँ पर, यदि किसी तार का 0 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1 ओम हो, 0 सेंटीग्रेड मानेंगे, यदि किसी तार का 0 सेंटीग्रेड प्रतिरोध क्या हो, 1 ओम हो, यहाँ पर क्या हो, 1 ओम हो, तो उस तार का ताप हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि, उस 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में हो रहा, प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि क्या होती है, वृद्धि बराबर होती है, वृद्धि होने वाली वृद्धि उस तार के पदार्थ के प्रतिरोध के ताप गुणांक के बराबर होता है, ताप गुणांक के बराबर होता है। कोई परिभाषा आपको कठिन लग रही है, कुछ नहीं करना, फार्मूला आपको ध्यान रखना है, RT माइनस के R0 डिवाइड बाई क्या होता है, R0 मल्टीप्लाई T प्रति सेंटीग्रेड मात्रक होता है। अब यहाँ पर R0 का मान ले लेंगे 1 ओम ले लेंगे प्रतिरोध, और T का मान ले लेंगे 1 सेंटीग्रेड यहाँ पर। ठीक, वो दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर RT माइनस के R0 के बराबर हो जाएगा। क्या होती है हमारे प्रतिरोध में वृद्धि होती है, क्या होती है यहाँ पर, क्या होती है प्रतिरोध में वृद्धि। तो इसकी परिभाषा किस टाइप से, यदि तार का पहले यहाँ पर शुरू करें, यहाँ पर 0 है तो 0 मान लीजिए, यहाँ पर 0 लिखा हुआ, यदि किसी तार का 0 सेंटीग्रेड पर क्या लिखेंगे, यदि किसी तार का 0 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1 ओम हो है, यदि किसी तार का, सुन लीजिए, यदि किसी तार का 0 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1 ओम हो, ठीक है, 1 ओम हो, तो उस तार का ताप क्या ले लेंगे हम, 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि है यहाँ पर, उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि उस तार के पदार्थ के प्रतिरोध के ताप गुणांक के बराबर होता है, उस तार के प्रतिरोध के ताप गुणांक के बराबर होता है यहाँ पर। ठीक है, बस यहाँ पर इस टाइप से यही परिभाषा लिखी होगी, देख लीजिए, यदि किसी तार का 0 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1 ओम हो, तो ठीक है भाई हो, तो उस तार का ताप 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि उस तार के पदार्थ के प्रतिरोध के ताप गुणांक के बराबर होगी। ठीक है, बराबर होगी, इसका मात्रक लिख लेना, यहाँ पर मात्रक लिख लीजिए, यहाँ पर मात्रक, फार्मूला भी लिखा है वो लिख लेना। यहाँ पर मात्रक क्या होता है इसका, प्रति सेंटीग्रेड होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्रति सेंटीग्रेड, ध्यान रखना, पूछा गया था प्रति सेंटीग्रेड, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, परिभाषा 100% आएगी यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन,
विशिष्ट चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। देखिए यहाँ पर लिखेंगे किसी धातु अथवा मिश्र धातु, ठीक है, चालक का ताप बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता कम होगी। ध्यान रखना, अगर कोई धातु होगी या मिश्र धातु होगा उसकी चालकता हमेशा कम होगी, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए लिखा हमने, आया भी है सब्जेक्टिव में, ठीक है। चालकता कम होगी, क्यों कम होगी? क्योंकि ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। कारण क्या है? आपसे कोई रीजन पूछ दें, आपसे पूछे कोई, यानी कि धातु अथवा मिश्र धातु की चालकता बढ़ती है घटती है, आप तो क्या बताएंगे कि यानी कि ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होती है? कम होगी। क्यों? आपसे मुझे क्यों होगी कम, तो क्या बताएंगे? ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ता, इसीलिए कम होती है, ठीक है। क्योंकि ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। अर्धचालक एवं विद्युत अपघट्यों का विशिष्ट चालकता पर ताप का प्रभाव चालकों के विपरीत होता है, ठीक है। अर्धचालक एवं विद्युत अपघट्यों की, ठीक है, विद्युत अपघट्य जानते हैं जिसे में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, ठीक है। अर्धचालक व विद्युत अपघट्यों की विशिष्ट चालकता पर ताप का प्रभाव चालकों के क्या होता है? अपोजिट होता है, विपरीत होता है, ठीक है। ये लिख लीजिए यहाँ पर, क्या किसी धातु अथवा मिश्र धातु चालक का ताप बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। अर्धचालक में विद्युत अपघट्यों की विशिष्ट चालकता पर ताप का प्रभाव चालकों के क्या होता है? विपरीत होता है। लिख लीजिए छठा क्वेश्चन यहाँ पर। अब सातवां देखेंगे हम। अब देखिए इस क्वेश्चन को 100% इस पर 2024 डाल लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 इस पर डाल लीजिए आप। सब पहली बात आएंगे ले तो हमें 100% कह सकते हैं, क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में छपेगा 2024 में, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ है नहीं, इसको भी आपको रटनी है, जिस टाइप से हम बताएंगे उस टाइप से आपको याद करना है। देखिए 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए यहाँ पर। धारा तो आपने पढ़ी होगी, धारा यानी एम्पीयर की धारा की आपने पढ़ी, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, यहाँ पर पढ़ी होगी। यहाँ पर 1 एम्पीयर की परिभाषा, 1 एम्पीयर की परिभाषा हमने छोटी क्लास में पढ़ी होगी यहाँ पर, ठीक है। 1 एम्पीयर व विद्युत धारा है जो 1 सेकंड में विद्युत धारा की क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। 1 एम्पीयर की परिभाषा छोटी क्लास में आई बराबर Q/T से आपने पढ़ी होगी, किसमें पढ़ी होगी? आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Q/T होता है यहाँ पर। 1 एम्पीयर की परिभाषा, 1 एम्पीयर की परिभाषा आपने पढ़ी होगी यहाँ पर, किसकी पड़ी होगी? 1 अगर मान लें यहाँ पर 1, ठीक है, आवेश 1 मान लें यहाँ पर, टी मान लें 1 यहाँ पर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 एम्पीयर व विद्युत धारा है जिसमें 1 कूलम आवेश देने पर, ठीक है, 1 कूलम आवेश देने पर 1 सेकंड में, ठीक है, 1 एम्पीयर के विद्युत धारा के बराबर हो जाती है। 1 एम्पीयर की परिभाषा कर लेते हैं, किसी टाइप से बना लीजिए, कोई परिभाषा सेम टू सेम नहीं बनानी होती है, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर 1 एम्पीयर यहाँ पर लिखनी हो, आप दो समांतर धारावाही चालकों की जो बल पढ़ा हुआ है यहाँ पर, वो आपको सिलेबस में है, वो आपको लिखनी होती है यहाँ पर। वहाँ पर बोला जाता है दो समांतर चालकों के आधार पर 1 एम्पीयर की परिभाषा लिखी यहाँ पर, ठीक है। तो 1 एम्पीयर की परिभाषा यहाँ पर दीजिए, इस टाइप लिखनी है आपको, इसी में नंबर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। वो छोटी क्लासों में मत लिखना, जो छोटी क्लास में आपने पढ़ी हुई हाई स्कूल में। देखिए 1 एम्पीयर व विद्युत धारा है, ये समझ लीजिए पहले, इसको छोड़िए। हमारे पास मान लीजिए दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र आप बताइए क्या होता है? बताइए क्या होता है? यहाँ पर पढ़ा होगा, F बराबर होता है हमारे पास, क्या होता है? F बराबर क्या होता है? म्यू नोट अपॉन 2 पाई I1 I2 इंटू L, ठीक है, डिवाइड बाई क्या होता है हमारे पास? R होता है कि नहीं? म्यू, अब यहाँ पर देखिए म्यू नोट अपन 2 पाई का मान बताना क्या होता है? 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, क्या होता है? 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 होता है। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर? I1 I2 L बटे R बचा यहाँ पर, बचा। अब देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए I1 I2 के मान हम बन ले रहे हैं यहाँ पर, I1 बराबर, सही से लिख लीजिए, I1 बराबर I2 बराबर क्या ले लिया हमने? 1 एम्पियर ले लिया यहाँ पर, ठीक है, 1 एम्पियर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए R का मान क्या ले लेंगे हम? 1 ले लेंगे यहाँ पर, R का मान भी 1 ले लिया हमने, ले लिया R का मान। अब L का मान भी 1 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। R का मान भी 1 ले लिया, मीटर में ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। L का मान भी 1 ले लिया यहाँ पर, 1 मीटर ले लिया यहाँ पर, 1 मीटर ले लिया। तो यहाँ पर पुट कर दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा? F बराबर बचेगा, देखिए I1 I2 का मान यहाँ पर रखेंगे, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 बचेगा। F का मान क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, F बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, किसमें? इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। अब देखिए परिभाषा इसकी ध्यान से सुना, आंखें खोलकर देखिए, लिखेंगे यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है, ठीक है। कोई पूछे तो वह विद्युत धारा पहले लिखना है यहाँ पर, ठीक है। लिखेंगे 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में, अब वायु में, निर्वात वायु में जो तार रखे होते हैं, निर्वात अथवा वायु में, यहाँ पर इस टाइप से जो वायु में या निर्वात अथवा या निर्वात या वायु में ले सकते हैं या निर्वात में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो वायु में या निर्वात में, वायु में 1 मीटर दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर ये तार रखे होते हैं, इनके बीच की दूरी मानते हैं यहाँ पर, मान ली कुछ भी मान ले सकते हैं यहाँ पर, 1 मीटर दूरी पर, क्या 1 मीटर दूरी पर क्या रखे हमारे पास? 1 मीटर दूरी पर रखे 2 सीधे तार, 1 मीटर दूरी पर सीधे रखे तार होते हैं यहाँ पर, मान सकते हैं। हमने 1 में 1 माना तो इस 1 से ज़्यादा तो परिभाषा किससे बनती है? 1 लेते हैं यहाँ पर, तो 1 मीटर से लिख देते हैं यहाँ पर। तो 1 मीटर क्या लिखेंगे? 1 मीटर दूरी पर रखे 2 सीधे हैं, और चूंकि बट यहाँ पर पैरेलल है, यानी कि समांतर हैं, 2 सीधे व समांतर तारों में प्रवाहित होने वाली प्रत्येक तार
प्रवाहित होने पर क्या प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार को 1 मीटर लंबाई पर, प्रत्येक तार के 1 मीटर लंबाई होगी, लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ के साथ न्यूटन का बल आरोपित करती है। यह स्टेप फिर से समझ लिए। 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे दो सीधे तो समांतर तारों में प्रवाहित होने पर, ठीक है, 1 मीटर दूरी पर रखे दो सीधे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की 1 मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ के साथ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। इस तरह से परिभाषा यहाँ पर लिख लेंगे। क्या है? 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित दो सीधे व लंबे समांतर चालक तारों में प्रवाहित होने पर, क्या धारा प्रवाहित होने पर, प्रवाहित धारा होने पर, ठीक है, प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर, ठीक है, प्रति लीटर क्यों लिखा है यहाँ पर? चूंकि बटे में लिखा हुआ है ना, तो इसलिए प्रति लिख देते हैं यहाँ पर। नीचे बटे में आर है, इसकी लंबाई हमने क्या मानी? आर। तो प्रति मीटर लंबाई होने पर, ठीक है, लंबाई ये वाली आर मानते थे, ये लंबाई पूरी एल मानते थे, इसलिए ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है। आपने एल का मान क्या माना है? वही बनवाना है यहाँ पर, ठीक है। समांतर व चालक तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ के साथ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। बस परिभाषा होने यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित दो सीधे व लंबे समांतर चालक तारों में प्रवाहित होने पर, ठीक है, प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ के साथ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परिभाषा, ठीक है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन यहाँ पर, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा में मात्रक लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण बा वाला आघूर्ण है, ठीक है, जो कि इस चुंबकीय द्विध्रुव को एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में लंबवत रखने पर चुंबकीय द्विध्रुव पर लगता है या एक अदिश राशि है, ठीक है। क्या है यहाँ पर? किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर चुंबकीय आघूर्ण व आघूर्ण है जो कि इस चुंबकीय द्विध्रुव को एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर चुंबकीय द्विध्रुव पर लगता है, ठीक है। यही क्या कहलाता है हमारे पास? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहता है। ये क्या है? अदिश राशि है। लिख लीजिए यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाएं में विद्युत बल रेखाओं के में अंतर लिखे। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? बंद वक्र होती हैं। आपने इस टाइप से बनाई होंगी रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं ऊपर से बनाते थे यहाँ पर, ठीक है। चुंबकीय बल रेखा क्या होती है? बंद के आकार की होती है, बंद वक्र होती है। लेकिन जबकि विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है। वो क्या होती है? खुले वक्र के रूप में होती है यहाँ पर, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? बंद वक्र होती हैं, जबकि विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है। लिख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन। देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है यहाँ पर, ठीक है। यही पूछी जाएगी आपके एग्जाम में। देखिए क्या होती है चुंबकीय प्रवृत्ति? चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ के चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता आई, ठीक है, उससे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच का अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे एक एम से यानी काई एम से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या बोलता है? काई एम बोलते हैं यहाँ पर। क्या होता है यहाँ पर? इसी से आई क्या होती है हमारे पास? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। एच क्या होता है हमारे पास? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये ध्यान रखना, आई क्या होती है? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। एच क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होता है, उसे कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? हमारे चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ की चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होता है, उसे कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। जहाँ काई एम क्या हमारे पास? काई एम क्या है यहाँ पर? काई एम बोलते हैं, एक एम क्या है? काई एम है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर नीचे थोड़ा एक सी एम यानी काई एम के धनात्मक मान वाले पदार्थ की अनुचुंबकी, जो धनात्मक मान वाला होगा क्या होगा? अनुचुंबकी। तो ऋणात्मक मान वाले पदार्थ की प्रतिचुंबकी कहलाते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे इसलिए लिख दिया हमने, ठीक है। यानी काई एम के धनात्मक मान वाले पदार्थ होंगे क्या होंगे? अनुचुंबकी होंगे। तो ऋणात्मक मान वाले पदार्थ क्या होंगे? प्रतिचुंबकी कहलाते हैं, ठीक है। फिर देखिए 11वां क्वेश्चन, अनून प्रेरण गुणांक अथवा अनून प्रेरकत्व की परिभाषा व मात्रक लिखिए यहाँ पर। देखिए क्या होता है यहाँ पर? अनून प्रेरण गुणांक, दो कुंडलियों का अनून प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युत भागबल के बराबर होगा यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन दर क्या हो? एकांक हो, ठीक है। क्या होता है? दो कुंडली का अनून प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युत भागबल के बराबर होगा यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो? एकांक हो, यहाँ पर मतलब एक हो, ठीक है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन, यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। आर त्रिज्या तथा एन फेरों वाली एक वृत्ताकार समतल कुंडली का सुप्रेरकत्व का सूत्र लिखे यहाँ पर। तो क्या होता है? एल बराबर म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर डिवाइड बाई क्या होता है? 2। इसका मतलब क्या होता है? हेनरी, ठीक है। एल बराबर क्या होता है? म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाई क्या होता है? 2 यहाँ पर, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश का विवर्तन देखिए क्या होता है? जब प्रकाश किरणें किसी पतले रेखा छिद्र अथवा किसी
तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वे रेखा छिद्र अथवा अवरोध के किनारों की ओर क्या हो जाती हैं, आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं, ठीक है, दूर हट जाती हैं। प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या होता है, जब प्रकाश किरणें किसी पतले रेखा, जो हमारे को कोई पतला रेखा छिद्र होगा यहाँ पर, पतला रेखा छिद्र तो किसी तीक्ष्ण मान सकते तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ता है, जो प्रकाश किरणें पड़ती हैं यहाँ पर, या रेखा छिद्र मान सकती है, या तीक्ष्ण रेखा छिद्र पड़ती हैं, तो वो रेखा छिद्र क्या हुआ, रेखा छिद्र तथा अवरोध किनारों की क्या हो जाता है, आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं यहाँ पर, ठीक है, उससे क्या हो जाती है, मुड़ जाती हैं। प्रकाश के इसी प्रकार के मुड़ने की क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, यही लिखा हुआ है। जब प्रकाश किरणें किसी पतले रेखा छिद्र अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वह रेखा छिद्र अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। 14वां क्वेश्चन लिख लीजिए, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, इसे प्रदर्शित करने की एक समीकरण दीजिए यहाँ पर, यानी समीकरण उदाहरण से आप समझाइए इसको, ठीक है। नाभिकीय विखंडन देखिए, नाभिकीय विखंडन इसे समझिए, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, यानी कि नाभिक की मतलब विखंडन, जब किसी नाभिकीय मतलब नाभिक, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी होती है, ये लिखा हुआ है, जब किसी बाहरी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार भारी नाभिकों को टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या होता है नाभिकीय विखंडन, कुछ होता ही नहीं है। नाभिकीय विखंडन, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो इसके साथ बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार भारी नाभिक के टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, देखिए, रुक जाइए, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। देखिए हमारे पास एक क्या है, यूरेनियम, यहाँ पर 92,235, ये क्या है, न्यूट्रॉन है, ये क्या है, यूरेनियम है, ठीक है। एटॉमिक नंबर एटॉमिक का देखिए हमारे पास बेरियम है, ये क्या है, क्रिप्टॉन है, ये क्या है, न्यूट्रॉन है। यहाँ पर प्लस क्या ऊर्जा मुक्त होगी, यहाँ पर एक क्वेश्चन याद कर लेना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हर साल लिखने के लिए आएगी या परिभाषा आएगी, आती रोज है, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल भी करवा देंगे यहाँ पर, ठीक है, 100% इसी में से आता है। अब देखिए 15वां क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिए 15वां क्वेश्चन, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। देखिए इस मॉडल के आधार पर रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती, जो हमारे पास रेखीय स्पेक्ट्रम होता है उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए यहाँ पर, नाभिक के चारों ओर असीमित वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमता है, उसका वेग क्या है, ठीक है, उसकी स्थिति क्या है आदि की जानकारी इस मॉडल से प्राप्त नहीं हो सकी, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पर, देखिए इस मॉडल के आधार पर रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है, ठीक है। नाभिक के चारों ओर असीमित वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, नाभिक के चारों ओर क्या होती है, असीमित वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमता है, उसका वेग क्या, उसकी स्थिति क्या है आदि की जानकारी इस मॉडल से प्राप्त नहीं हो सकी, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 16वां क्वेश्चन, नाभिक की द्रव्यमान छत से क्या तात्पर्य है। देखिए क्या होता है, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियन होने की, न्यूक्लियन में क्या होता है, हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, आपको मालूम होगा कि द्रव्यमानों के योग से सदैव क्या होता है, कुछ कम होता है, क्या होता है, कुछ कम होता है। द्रव्यमानों के इस अंतर को कहते हैं द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या होती है हमारे पास, किसी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होगा उसमें उपस्थित न्यूक्लियन क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, क्या द्रव्यमानों के क्या योग से सदैव क्या होता है, कुछ कम होता है, यहाँ पर कुछ डिक्रीज होता है, कुछ कम होता है। द्रव्यमानों को इस अंतर को कहते हैं, जो अंतर हमारे पास डिफरेंस होगा इसे कहते हैं द्रव्यमान क्षति कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या था, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए क्या होती है, अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। क्या होती है नाभिक की बंधन ऊर्जा, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है, लिख लीजिए परिभाषा, ठीक है। अब देखिए 18वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी परमाणु के उत्तेजन विभव तथा आयन विभव से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उत्तेजन विभव और आयन विभव से आप क्या समझते हैं, बताइए इसका क्या होगा। उत्तेजन में थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। देखिए उत्तेजन में क्या होता है, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके। देखिए उत्तेजन में उत्तेजित कर सके, इतनी ऊर्जा दे सके कि वो उसे परमाणु को टकराने से उत्तेजित कर सके, हटा सके, ठीक है, कर सके, परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है। पारे का प्रथम उत्तेजन विभव क्या होता है, 4.86 वोल्ट होता है, ठीक है। क्या होता है उत्तेजन विभव, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह किसी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर सके, परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है। पारे का उत्तेजन विभव क्या होता है, 4.86 वोल्ट होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। आयन मतलब आयनित कर सके, ठीक है। वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा दे सके, ठीक है, इतनी ऊर्जा दे सके कि वह किसी परमाणु से टकराने पर उसे आयनित कर सके, परमाणु का आयन विभव कहलाता है, ठीक है। पारे का आयन विभव क्या होता है, 10.4 वोल्ट होता है यहाँ पर, ठीक है।
आयनिक विभव क्या होता है? वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह किसी परमाणु से टकराने पर उसे आयनित कर सके। परमाणु को आयनिक विभव कहलाता है। पारे का आयनिक विभव क्या होता है? 10.4 वोल्ट है। ठीक है, लिख लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 1920 देखेंगे क्वेश्चन। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए संधि डायोड में विभव प्रचीर से क्या तात्पर्य है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो संधि डायोड होता है विभव प्रचीर से क्या तात्पर्य है? देखिए विभव प्रचीर पीएन संधि के दोनों और बनी अक्षय परत के सिरों के बीच, जो पीएन संधि दोनों को अक्षय परत बनती है पर सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्रचीर कहते हैं। देखिए पीएन संधि के दोनों और बनी अक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को कहते हैं विभव प्रचीर कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% तैयार कर लेना। इसी में से क्वेश्चन जितने करा रहे हैं उसी में से आएंगे। ठीक है, क्या होता है विभव प्रचीर? जो पीएन संधि होगी, पीएन संधि के दोनों ओर जो बनी हमारे पास अक्षय परत होगी, उनके सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर को क्या कहते हैं? विभव प्रचीर कहते हैं। लिख लीजिए यहाँ पर 19वां क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, 2024 इस पर भी डाल लीजिए यहाँ पर, 100% ये आएगा क्वेश्चन। ठीक है, पीएन संधि डायोड में अक्षय परत का अर्थ समझाइए। अक्षय परत का अर्थ क्या होता है? देखिए पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं रहते हैं। क्या होता है? चलनशील आवेश वाहक नहीं रहते हैं, अक्षय परत कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है? पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को जिसमें चलनशील आवेश नहीं होते हैं। ठीक है, आवेश नहीं रहते हैं। ठीक है, अक्षय परत कहते हैं। यहाँ पर कोई कठिन है? पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को जिसमें चलनशील आवेश नहीं रहते अक्षय परत कहते हैं। आपसे कोई पूछ दे पीएन संधि डायोड में अक्षय परत का अर्थ समझे तो क्या बताएंगे? पीएन संधि के दोनों ओर की जो उस परत को जिसमें चलनशील आवेश नहीं होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं अक्षय परत कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए 20वां क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन है, इनको 100% तैयार कर लेना। पूरी किताब के टॉप पे 20 क्वेश्चन में ढूंढे यहाँ पर। ठीक है, 100% इसी में से आएंगे, इनको तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्लास में पूरी किताब के कम से कम 20 न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पूरी किताब के 20 न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, उनको भी आपको 100% तैयार कर लेना है। इसी में से पूरा पेपर सोल्व हो जाए, फिर हम डेरिवेशन देंगे यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कम से कम 15 से 20 डेरिवेशन देंगे, उसी में से 15 दे देंगे डेरिवेशन, उसी में से आपके फंस जाएंगे सब डेरिवेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना यहाँ पर। ठीक है, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी है। ठीक है।